बहुत स्वागत है आपका 2023 के महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भाजपा की प्रचंड जीत के बाद सियासी गलियारों में एक ही चर्चा है, आखिर एमपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। शिवराज समेत कई नामों पर चर्चा चल रही है। बीजेपी ने चुनाव में सीएम फेस घोषित नहीं किया था, अब इस पर बीजेपी के कई दिग्गज चुनाव जीते हैं। केंद्रीय मंत्री, सांसद, राष्ट्रीय महासचिव चुनाव जीते हैं। प्रहलाद पटेल जीते हैं। अब प्रदेश, आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री सिंधिया के नामों पर भी चर्चा चल रही है। तो मुख्यमंत्री की रेस में कौन कौन है, ये नाम कई सारे हैं, पर आखिर किस पर मुहर लगेगी वो तो देखने वाली बात होगी। पूरे ही चुनाव निकाल दिए गए सिर्फ और सिर्फ मोदी फैक्टर पर। पीएम के मन में मोदी, एमपी के मन में मोदी, ये नारा लगा और इस नारे पर ही पूरा चुनाव लड़ा गया। मध्य प्रदेश में हर सभा में सिर्फ पीएम ही दिखे, सीएम फेस नहीं था। अब जो है चर्चाएं लगातार हो रही हैं और सबकी नजर इस पर है कि आखिर सीएम फेस कौन होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वासु जुड़ गए हैं। वासु, यही बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर सीएम कौन होगा। नाम कई सारे चर्चाओं में हैं, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि मुख्य ऐसे नाम कौन हैं। एक दो नाम ऐसे हों जो सबसे ज्यादा आगे आ रहे हों, या फिर से यही सोचा जा रहा है बीजेपी में कि नहीं, एक बार फिर से शिवराज पर ही भरोसा। ऋतु, बीजेपी को जिस तरह से मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिली है, इसके बाद बड़ा सवाल यही बचा हुआ है कि मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। शिवराज सिंह चौहान की बात करी जाए तो लंबे समय से मध्य प्रदेश की सत्ता के बागडोर संभाले हुए हैं और लगातार जो एंटी इनकम्बेंसी को लेकर बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, उसे तो जनता ने पूरी तरह से नकार दिया, खत्म कर दिया। हालांकि इस बात में भी सच्चाई है कि चुनाव का मैनेजमेंट पूरी तरह से मध्य प्रदेश के साथ केंद्र की, सेंट्रल की टीम ने संभाला और मोदी और अमित शाह ने इस तरीके, ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे चुनाव की कमान जो है वो कहीं ना कहीं अपने हाथ में रखी। तो अब जो गेंद है वो पूरी तरह से हाई कमान के हाथों में है और हाई कमान ही इस बात का निर्णय लेगा कि मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दावेदारी सबसे मजबूत अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है, क्योंकि चुनावों में एक्स फैक्टर साबित हुई है लाडली बहना योजना, जिसकी शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की। उसके अलावा आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जैसे जो दिग्गज नेता है, नरेंद्र सिंह तोमर, ये जो है वो चुनाव जीत कर आ गए हैं। इन सबको मध्य प्रदेश में सीएम इन वेटिंग जो है वो कहा गया जब इनको चुनावी मैदान में उतारा गया और बीजेपी की जो तमाम बैनर पोस्टर लगे तो उसमें भी इन नेताओं के जो फोटोज हैं वो शिवराज सिंह चौहान के साथ में नजर आए। वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े नेता हैं और केंद्र में मंत्री हैं। 2018 के बाद जब कांग्रेस की सरकार गिरी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा दावा रखते हैं, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश के चुनावों में सक्रिय रहे हैं और अगर बीजेपी कुछ एक्सपेरिमेंट करती है तो इन्हें भी कहीं ना कहीं मौका मिल सकता है। तो ये वो बड़े चेहरे हैं जो अभी चर्चा में हैं और इसी मुझे लगता है कि 7-8 नामों के बीच में से कोई एक नाम होगा जो सीएम की जिम्मेदारी संभालेगा, या फिर बीजेपी कोई चौंकाने वाला फैसला भी कर सकती है जैसे वो अन्य राज्यों में कर चुकी है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चेहरे की चर्चाएं तेज हो गई। मुख्यमंत्री पद के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और ओपी चौधरी समेत अन्य नाम भी आ सकते हैं सामने। विधायक दल की बैठक के बाद फैसला होगा, मुख्यमंत्री पर फैसला होगा। संगठन से पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री। तो छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है, चूंकि सीएम फेस चुनाव से पहले घोषित नहीं किया गया था और अब जो है सीएम के फेस पर चर्चाओं का दौर शुरू होगा कि आखिर सीएम किसे बनाया जाए। रेस में कई हैं, हालांकि देखना होगा किसके नाम पर मुहर लगती है। फिर से बीजेपी रमन सिंह पर ही भरोसा जताती है या किसी और को मैदान में लाती है। अब विधायक तय करेंगे, विधायक दल की बैठक होगी, चर्चाएं होंगी और उसके बाद नाम पर मुहर लगेगी। रमन सिंह, अरुण साव, ओपी चौधरी का नाम सबसे आगे आ रहा है। विधायक दल की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में भी यही हालात रहे, जहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिखाया गया और चुनाव लड़ा गया। अब जो है, जब चुनाव बीत चुके हैं
अच्छे खासे वोटों से बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो अब समय आ चुका है मुख्यमंत्री के चेहरे के ऐलान करने का, मुहर लगाने का, और आज इसका फैसला हो सकता है। विधायक अब मुख्यमंत्री तय करेंगे, विधायक दल की बैठक होगी और नामों पर चर्चा होगी। नमन सिंह, अरुण साहब, ओपी चौधरी के नाम आगे चल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा, ये फैसला लेना बड़ा मुश्किल शायद बीजेपी के लिए हो, क्योंकि यहां पर यही बात है कि क्या फिर से रमन सिंह पर बीजेपी भरोसा जताएगी या नए को मैदान में उतारेगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल बहुमत आया है, स्पष्ट हो गया है कि अब भाजपा की सरकार बन चुकी है। अब इसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश संगठन कर रहा है। हालांकि कल हमने जब बात की प्रभारियों से, छत्तीसगढ़ प्रभारी से और संगठन से, तो उन्होंने साफ कहा है कि इसका फैसला आला कमान है जो वो लेगा। फिलहाल अभी आज सभी विधायकों को जिन्होंने जीत लिया है उनको बुलाया गया है, रायपुर में उनकी बैठक होगी। इसके बाद विधायक दल की जो बैठक को लेकर उस पर फैसला होगा और उसके बाद मुहर लगेगी मुख्यमंत्री को लेकर। अभी जो फिलहाल नाम आगे चल रहे हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम है, प्रदेश अध्यक्ष जो है अरुण साव, उनका नाम आगे चल रहा है। इसके अलावा भी अन्य नामों की तलाश संगठन कर रहा है, लेकिन देखना होगा कि अंतिम मुहर किस पर लगेगी। फिलहाल अंतिम फैसला आला कमान के हाथ में है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश। और टीकमगढ़ की चलिए बात कर लेते हैं। यहां पर उमा भारती का जादू नहीं चला है, उमा भारती की सभाओं का असर नहीं पड़ा। टीकमगढ़, खरगापुर, पृथ्वीपुर में जनसभाएं उन्होंने की थी, तीनों जगह भाजपा हारी है। उमा भारती के भतीजे भी चुनाव हारे हैं। टीकमगढ़ में उमा भारती का जादू चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कई सारी सभाएं उन्होंने की पर जीत हासिल नहीं हो सकी, तीनों सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। जनसभाएं खूब सारी उन्होंने की पर निराशा ही हाथ लगी। सुर्खियों में हमेशा बनी रहती हैं अपने बयानों को लेकर के, आए दिन बयानबाजी करती हैं। और अब जब जनसभाएं उन्होंने की, सक्रियता उन्होंने दिखाई चुनाव के दौरान, और उसके बाद भी निराशा हाथ उनको लगी है। 3 सीटों पर उन्होंने जाकर के सभाएं की। खरगापुर, पृथ्वीपुर की हम बात कर रहे हैं जहां पर हार हासिल उन्हें हुई है, और उनके भतीजे भी मैदान में थे, वो भी हार चुके हैं चुनाव। उमा भारती की सभाओं का असर नहीं पड़ा है, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। टीकमगढ़ की बात कर लें, खरगापुर की बात कर लें, पृथ्वीपुर की हम बात कर लें, यहां पर जनसभाएं उमा भारती ने की थी। 3 जगहों पर भाजपा हारी है, तीनों जगहों पर भाजपा हारी है। उमा भारती के भतीजे भी चुनाव हारे हैं। खूब सक्रियता दिखाई उमा भारती ने, खूब बयानबाजी की, खूब जनसभाएं की, पर उसका असर कुछ खास नजर नहीं आया। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राजीव रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कई सारे दिग्गज ऐसे भी हैं जो मैदान में उतरे पर उनके मैदान में उतरने का शायद असर इतना खासा दिखाई नहीं दिया। अगर उमा भारती की भी हम बात कर लें, सुर्खियों में बनी रहती हैं, दावे करती हैं, पर जितनी जनसभाएं की उनका खासा असर जमीनी तौर पर नहीं दिखाई दिया। देखिए, टीकमगढ़ उमा भारती का गृह जिला है और टीकमगढ़ जिले में ही उमा भारती का परिवार पूरी तरह रहता है। उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह जो लोधी बाहुल्य क्षेत्र है वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था और पार्टी ने इन्हें मैदान में उतारा था, लेकिन चूंकि लोधी बाहुल्य क्षेत्र होने के बाद भी उमा भारती का मैजिक नहीं चल पाया है, क्योंकि उमा भारती का गृह जिले में जब जादू नहीं चला है। उमा भारती ने टीकमगढ़, पृथ्वीपुर और खरगापुर में जनसभाएं की थी उमा भारती, और टीकमगढ़ और जो खरगापुर विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोधी बाहुल्य इलाका कहलाता है और उमा भारती भी इसी समाज से आती हैं। और इस तरह उमा भारती का जो गृह क्षेत्र है वहाँ पे से इनको करारी हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उमा भारती ने जहाँ जहाँ भी जनसभाएं की थी, पृथ्वीपुर में जनसभा की थी और टीकमगढ़ में उन्होंने जनसभा की थी, और इसके बाद खरगापुर विधानसभा में जनसभा की थी, और लगातार उमा भारती की नज़र भी इन्हीं तीनों विधानसभाओं पर थी, लेकिन इसके बावजूद भी तीनों विधानसभाओं में हार का सामना करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं उमा भारती की जो उमा भारती का जादू है वो अब चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब गृह जिले में उमा भारती की इस तरह की स्थिति है
तो पूरी तरह सिर्फ बयानबाजी को लेकर ही सीमित रह गई उमा भारती। वाकई अपने क्षेत्र में ही सीट नहीं बचा पाई, वहां पर जीत नहीं दर्ज करा पाई, भतीजा हार गया। बहुत बड़ा फेलियर इसे हम मान सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश जनता के कई दिग्गजों को धूल चटा दी तो कई दिग्गजों को विधानसभा भेजा। किन माननीयों को हार का मुंह देखना पड़ा और किसको जीत का स्वाद मिला, ये रिपोर्ट देखिए। मंडला जिले की निवास सीट से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए। 19 राउंड हुई काउंटिंग में वो 9,723 वोटों से पीछे रहे। फग्गन सिंह कुलस्ते हारे। निवास से केंद्रीय मंत्री कुलस्ते हारे। कुलस्ते को मिले 89,921 वोट। कांग्रेस के चैन सिंह वरकड़े जीते। वरकड़े को मिले 99,644 वोट। वहीं बदनावर से मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव से चुनाव हार गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव से हारे। कांग्रेस प्रत्याशी भंवर सिंह शेखावत जीते। तो प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल चुनाव हार गए हैं। उन्हें कांग्रेस के आर के दोगने ने मात दी। हरदा से मंत्री कमल पटेल हारे। कमल पटेल 870 वोटों से चुनाव हारे। कमल पटेल को 93,275 वोट मिले। कांग्रेस के डॉक्टर आर के दोगने को 93,485 वोट। तो बमोरी से मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की हार हुई है। महेंद्र सिंह सिसोदिया हारे। कुल 20 राउंड की काउंटिंग में 78,912 वोट मिले। कांग्रेस के ऋषि अग्रवाल जीते। 93,708 वोट मिले। तो वहीं गाडरवाड़ा से सांसद राव उदय प्रताप सिंह जीते हैं। उदय प्रताप की 56,789 वोटों से जीत। उदय प्रताप को 1,11,113 वोट मिले। कांग्रेस की सुनीता पटेल को 54,324 वोट। वहीं नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल चुनाव जीत गए हैं। प्रहलाद पटेल 32,095 वोट से जीते। 19 राउंड की काउंटिंग में 1,09,196 वोट मिले। कांग्रेस के लाखन सिंह पटेल को हराया। लाखन सिंह को 77,101 वोट मिले। वहीं भिंड के लहार से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह चुनाव हार गए हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हारे। गोविंद सिंह को 12,906 वोटों से हार। गोविंद सिंह को 62,024 वोट मिले। बीजेपी के अम्बरीश शर्मा जीते। वहीं दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीत गए हैं। तोमर को 79,137 वोट मिले। बसपा के बलवीर दंडोतिया को हराया। दतिया से मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी चुनाव हार गए। वहीं ग्वालियर के डबरा से दिग्गज नेता इमरती देवी को उपचुनाव के बाद एक बार फिर चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। सतना से सांसद गणेश सिंह भी चुनाव हार गए हैं। उनको कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा ने 4,000 वोटों से मात दी। खुरई से भूपेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए किसी सदमे से कम नहीं रहे। कांग्रेस के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के अलावा कई मंत्री चुनाव हार गए। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी दफ्तर में जश्न है। खुशियां मनाई जा रही हैं। कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं, लेकिन कांग्रेस खेमे में सन्नाटा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस के कई दिग्गज पानी में गोते लगाते दिखे। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज चित्रकोट सीट से हार गए हैं। सांसद होने के बावजूद कांग्रेस ने उनको मैदान में उतारा था। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री मोहन मरकाम भी हार गए। मरकाम को बीजेपी की लता उसेंडी ने मात दी। सक्ती सीट से चरणदास महंत को हार का सामना करना पड़ा।
मंत्री मोहम्मद अकबर चुनाव में हार गए। वहीं कवर्धा से बीजेपी के विजय शर्मा ने जीत दर्ज की है। मंत्री रविंद्र चौबे चुनाव हार गए। मंत्री जय सिंह अग्रवाल, मंत्री ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया, अमरजीत भगत और गुरु रुद्र को भी हार का सामना करना पड़ा है। दिग्गजों के लिहाज से डैमेज ज्यादा कांग्रेस को हुआ है, लेकिन अमित जोगी भी चुनाव हार गए हैं। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन से दावेदारी पेश की थी। वहीं रेणु जोगी को भी हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर भूपेश बघेल के 9 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा और इस लिहाज से कांग्रेस की ये बड़ी हार है। खंडवा जिले में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। जिले की सभी 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। हरसूद विधानसभा से लगातार 8वीं बार मंत्री विजय शाह ने जीत दर्ज की। बंधारा विधानसभा से बीजेपी की छाया मौर्य 28,000 से ज्यादा। खंडवा विधानसभा सीट से कंचन मुकेश दंगे करीब 38,000 वोट से जीती। मांधाता विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबला हुआ। यहां नजदीकी मुकाबले में भाजपा के नारायण पटेल 542 वोट से जीते। जीत के बाद सभी विजेताओं को जीत के प्रमाण पत्र दिए गए और इस दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। खंडवा जिले की 4 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। मंत्री विजय शाह मौजूद है। बड़ी जीत, क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने और जिस तरीके से 8वीं बार मुझे जिताया है, आपसूद की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, खंडवा जिले की जनता, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, पार्टी वर्कर्स और आम मतदाता बंधु, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरे माथे पर राज तिलक करा। प्रजातंत्र के मंदिर में भेजने का, जाने का मौका मुझे 8वीं बार मिला है और दुनिया में मैं पहला आदिवासी मंत्री हूँ, पहला आदिवासी नेता हूँ, तो लगातार 8वीं बार जा रहा हूँ और 60,000 से जीत के जा रहा हूँ। आगे क्या? आगे तो हमारे दिल्ली के जो वरिष्ठ नेता तय करेंगे, जो जवाबदारी हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देंगे, वो सर स्वीकार। और यहाँ पर देगा जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस में जो देखा है, यहाँ पर एक कार्यकर्ता, एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सब अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं और उसका नतीजा आज जो देखा आपने, ऐतिहासिक जीत। यहाँ पर प्रचंड बहुमत की बात कही थी, आज प्रचंड बहुमत से जीत गए। देखिए, मैं शुरू दिन से कह रहा था कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी की झोली में देने का निर्णय यहाँ के मतदाताओं ने कर लिया है। मैं हमारे क्षेत्र के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहले तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उनका बहुत बहुत उनको धन्यवाद देती हूँ। और आज हमारी जो प्रचंड जीत हुई है, ये जीत मेरी नहीं, मेरे हर एक कार्यकर्ता की जीत है। चुनाव में नहीं, मेरा हर एक कार्यकर्ता लड़ा था, मेरा भाजपा परिवार लड़ा था और मेरे साथ सभी की दुआएं थी और भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है। और हम आज जो बहुमत हमें मिला है, हम भारी बहुमत से जीते हैं, तो ये हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की जीत है। मांधाता विधानसभा क्षेत्र के मेरे कार्यकर्ताओं का और उस क्षेत्र के मतदाताओं का मेरे पे आशीर्वाद हुआ है और उसी का परिणाम है कि मांधाता में भारतीय जनता पार्टी का फूल खिला है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा। खरगोन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार बालकृष्ण पाटीदार ने कांग्रेस के रवि जोशी को 14,106 वोटों से शिकस्त दी। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में पूर्व कृषि और श्रम राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने शिवराज सिंह चौहान के विकास कार्यों और कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत बताया। साधु जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय जय श्री राम। खरगोन विधानसभा से पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार की ऐतिहासिक जीत हुई। हमारे साथ खुद बालकृष्ण पाटीदार मौजूद है। क्या मानते हैं, जिस प्रकार से चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और आपकी जीत हुई, साथ में आप पूर्व मंत्री भी हैं, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही, क्या कहना चाहेंगे, किसको जीत का श्रेय देंगे? जीत का श्रेय तो सारे जनता को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारी सरकार की, जो केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, विकास की योजना है, उनको जनता तक पहुंचाया
और जन जन में ये विश्वास जगाया, जनता को जोड़ा भारतीय जनता पार्टी से, और जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, और इसलिए ये जीत अभूतपूर्व जीत है। क्योंकि मध्य प्रदेश में 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और लगातार 5वीं बार सरकार बनाना और जनता का इतना ज़बरदस्त विश्वास प्राप्त करके चलना, ये वास्तव में एक अभूतपूर्व, इसलिए सरकार भी और जनता भी, ये दोनों के जोड़ के कारण ये सब हुआ है। अच्छा, क्या मुद्दे थे जिनके वजह से भाजपा की प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हो रही? इससे मुख्य मुद्दे ये थे कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो जनता के बीच कहा वो किया, और इसलिए जनता जबरदस्त विश्वास करती है, चाहे विकास की योजना। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।